आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। देश की बात में मैं दीपिका आपके साथ खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वासियों को बड़ी सौगात दी। कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास परियोजना के तहत लाभार्थियों को फ्लैटों की सौंपी चाबी। निजामुद्दीन औलिया दरगाह पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। दरगाह में पीएम से मिली चढ़ाई चादर। ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह पर भी चढ़ाई जाएगी चादर। बीपीएससी कैंडिडेट्स प्रदर्शन, सीएम हाउस घेरने निकले छात्र संगठन। बैरिकेडिंग तोड़ी, पप्पू यादव समर्थकों ने रोकी ट्रेनें। 12 किलोमीटर में हाईवे जाम, पीके आमरण अनशन। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने वाली अर्जी खारिज की। कोर्ट ने कहा कि जांच जारी रहेगी, लेकिन बर्क की गिरफ्तारी फिलहाल नहीं होगी। कासगंज का चंदन गुप्ता हत्याकांड, दोषी सलीम ने एनआईए स्पेशल कोर्ट में किया सरेंडर। सलीम पर ही चंदन को गोली मारने का आरोप था। दिल्ली में घना कोहरा, 202 फ्लाइट्स लेट। धुंध की वजह से श्रीनगर और अमृतसर एयरपोर्ट बंद। हिमाचल में बर्फबारी से पारा -14 सेल्सियस पहुंचा। के न्यूज, खबरों का सारथी। कासगंज चंदन गुप्ता हत्याकांड से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कासगंज चंदन गुप्ता हत्याकांड में नया अपडेट निकल कर आया। सभी 28 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई है सजा। एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने सुनाई सजा। कासगंज चंदन गुप्ता हत्याकांड में नया अपडेट निकल कर आ रहा है। सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे, चंदन गुप्ता हत्याकांड में नया अपडेट सामने निकल कर आया। सभी 28 दोषियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी 28 दोषियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। कासगंज चंदन गुप्ता हत्याकांड में नया अपडेट सामने आ रहा है। सभी 28 दोषियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा शर्मा, जैसा कि एनआईए की कोर्ट में फैसला आ गया है, सभी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। शिवा शर्मा। देखिए दीपिका, अभी कुछ ही देर पहले लखनऊ के एनआईए कोर्ट के विशेष जस्टिस ने ये फैसला सुनाया है कि जो कासगंज में जो हत्या हुई थी चंदन गुप्ता की, उस मामले में जो कल सभी 28 लोग दोषी करार दिए गए थे, उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये अभी कुछ ही देर पहले लखनऊ की एनआईए कोर्ट से फैसला सुनाया गया है, जिसमें आसिफ कुरैशी और हिटलर, असलम कुरैशी, असीम कुरैशी, शबाब, साकिब, मुंजीर रफी, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू, अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ जिमवाला, निशु, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, शाकिर, जाहिद और जग्गा, ये सभी ऐसे 28 नाम है जिनको उम्र कैद की सजा भी कुछ ही देर पहले सुनाई गई है। इन सभी को इस कासगंज में जो हिस्सा हुई थी, जो 8 दिन तक बवाल चला था और 2018 में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या की गई थी, उन सभी मामलों में दोषी करार देते हुए अभी कुछ ही देर पहले ये फैसला आया है एनआईए कोर्ट के जो जस्टिस है कि सभी को उम्र कैद की जाती है। तो जितने भी लोग जेल के अंदर बंद है और एक व्यक्ति जिसने आज ही सरेंडर किया है एनआईए की कोर्ट के सामने, तो उन सभी को अब उम्र कैद होगी और लंबी सजा काटनी होगी। शिवा शर्मा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लखनऊ से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने सजा सुना दी है। चंदन हत्या कांड मामले में एक नया अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। सभी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। 2018 के इस मामले में नया अपडेट सामने आ गया है और इसमें गुनहगार सभी 28 दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा सुना दी गई है 28 आरोपियों को।
लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की सभी 28 दोषियों को कोर्ट ने सजा सुना दी है। चंदन हत्याकांड मामले में सजा सुनाई गई है। एनआईए स्पेशल कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। मामला 2018 का है, जब चंदन गुप्ता हत्याकांड कासगंज पूरी तरीके से जल उठा था और इस मामले में आज एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने सजा सुना दी है। 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। कासगंज चंदन गुप्ता हत्याकांड में इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा शर्मा, जैसा कि 2018 का ये मामला था और इसमें एक लंबे समय के बाद सजा सुनाई गई है एनआईए के स्पेशल कोर्ट के द्वारा, तो अभी इसे लेकर चंदन गुप्ता के परिवार से क्या कोई संपर्क साधा जा सका है? क्या उनसे बात हो पाई है कि इस सजा से, इस निवारण से उनको कितनी संतुष्टि मिली है? देखिए, चंदन गुप्ता का पूरा परिवार दीपिका ये चाहता था कि जितने भी लोग दोषी हैं, जो भी 28 लोग हैं और इसके अलावा जिन 2 लोगों को कोर्ट ने बरी किया था, चंदन गुप्ता का पूरा परिवार चाहता था कि इन सभी लोगों को फांसी की सजा हो। और जिस तरीके से 2018 के अंदर चंदन गुप्ता की हत्या हुई थी कासगंज जिले में, उसके बाद परिवार को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ठेस पहुंची है कि इस पूरे मामले में फांसी की सजा नहीं सुनाई गई है। लेकिन कोर्ट का अपना फैसला है और लखनऊ के एनआईए की विशेष अदालत ने पूरा फैसला सुनाया है कि जितने भी 28 लोग कल दोषी करार दिए गए थे, सभी लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है दीपिका, और लंबे समय से इस बात का इंतजार था, क्योंकि साल 2020 में एनआईए ने अपने पूरे टेक ओवर जांच को किया था। पहले यूपी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। अब चूंकि विशेष समुदाय से पूरा जुड़ा मामला था, इसलिए यूपी सरकार ने एनआईए को ये पूरी इन्वेस्टिगेशन दी थी और एनआईए ने इस पूरे मामले में 28 लोगों को दोषी पाया था और चार्जशीट सबमिट की थी। और जब चार्जशीट एनआईए की कोर्ट में सबमिट हुई तो वहां के जो जस्टिस हैं, कल उन्होंने सभी लोगों को कासगंज जिला जेल से तलब किया, उनके सामने उनके आरोप पत्र को देखा और आरोप पत्र को देखने के बाद उन्होंने 28 लोगों को दोषी माना। तो सभी दोषी लोगों को कल लखनऊ से जिला जेल भेज दिया गया था। लेकिन आज जब सजा सुनाई जानी थी तो किसी को भी फिजिकली उनका अपीयरेंस नहीं होना था। और अभी कुछ ही देर पहले एनआईए कोर्ट के जो जस्टिस हैं, उन्होंने फैसला सुनाया कि जितने भी 28 लोग उन्होंने कल दोषी करार दिए थे, सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। शिवा शर्मा, क्या इस संबंध में परिवार के माता पिता, जैसे चंदन गुप्ता के माता पिता या फिर किसी से बातचीत हो पाने की संभावना आपको नजर आ रही है कि उस पे उनका क्या रिएक्शन निकल कर आ रहा है? जैसा कि आपने बताया कि उनको फांसी की सजा वो डिमांड कर रहे थे, क्योंकि उनको उम्र कैद की सजा दी गई है, तो उससे वो कितना संतुष्ट, कितना नाखुश है? देखिए, इमरान का भाई, माफ करिएगा, चंदन का जो भाई है वो अभी फिलहाल लखनऊ में है, वो भी एनआईए कोर्ट के अंदर है। और अभी जरूर ये बात कही जा सकती है कि जब पूरा फैसला ड्राफ्ट कर लिया जाएगा, जब वो पेपर वर्क में आ जाएगा, तो जरूर उसका भाई निकल करके आएगा और मीडिया से मुखातिब होगा और अपनी बातें बताएगा कि उसके परिवार को और साथ ही साथ उसके भाई की जो मौत हुई थी 2018 में, उसको लेकर के क्या कुछ उम्मीदें थी, उसको पुलिस से, सरकार से और कोर्ट से क्या उम्मीदें थी कि कोर्ट आरोपियों को किस तरीके की सजा सुनाएगा। तो इस थोड़ी देर में चीजें क्लियर हो जाएंगी दीपिका, कि आखिरकार परिवार क्या चाहता है, परिवार के लोग क्या चाहते हैं और कितना खुश है इस फैसले के बाद से। क्योंकि एक लंबा इंतजार 2018 के बाद से 2024 का भी साल बीत गया और 2025 में यह फैसला आया कि जिन लोगों ने भी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से चंदन गुप्ता की हत्या में शामिल थे, सभी लोग पहले दोषी करार दिए गए साल 2025 के शुरुआती दौर में। और उसके दूसरे दिन यानी कि आज अभी कुछ देर पहले फैसला आया कि सभी लोग उम्र कैद की सजा काटेंगे, जिसमें से एक व्यक्ति जो लंबे समय से फरार था, उसने आज ही कोर्ट में सरेंडर किया है और कोर्ट ने उसको भी दोषी पाया था और तो उसको भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो 28 लोग एक हत्याकांड के मामले में, जिसमें पूरा कासगंज दहल उठा था, पूरा कासगंज हिल उठा था, 7 से 8 दिन तक वहां पर पूरी हिंसा चली थी, कई गाड़ियां जलाई गई थी, इंटरनेट सेवाएं बाधित की गई थी, सरकार पूरी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी इस पूरे प्रकरण को लेकर के। इसी के बाद यूपी पुलिस के बाद से एनआईए को ये पूरी इन्वेस्टिगेशन दी गई। तो अब एनआईए की चार्जशीट के बाद में अब ये फैसला आया है कि सभी 28 लोग, जिनमें सभी लोगों के नाम शामिल है, वो पूरी ड्राफ्टिंग जब हो जाएगी तो जरूर चंदन गुप्ता का भाई बाहर निकल के आएगा और मीडिया से अपनी बातें बताएगा।
जी सही कहा, 28 दोषियों को आज सजा सुना दी गई है और वाकई में 2018 में जब ये हिंसा हुई थी तब पूरा कासगंज जल उठा था। सही कहा आपने। और अब इस मामले में क्या प्रशासन की तरफ से भी कोई जवाब सामने निकल कर आ रहा है? लखनऊ से हम जानकारी आपको दे रहे हैं। सभी 28 दोषियों को कोर्ट ने सजा सुना दी है। चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में नया अपडेट निकल कर आ रहा है। एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई है। सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। कासगंज चंदन गुप्ता हत्याकांड में दोषियों को सजा सुनाई गई है। सभी 28 दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में 28 दोषियों को एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई है। 2018 का यह मामला पूरे कासगंज को हिला दिया था। उस समय पूरे कासगंज की इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। पूरा कासगंज जल उठा था। हिंसा की पूरी स्थिति बनी हुई थी और उस मामले में अब 2025 की शुरुआत में एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने सजा सुना दी है। सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। लखनऊ से हम जानकारी आपको दे रहे हैं। कासगंज चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लखनऊ से हम जानकारी दे रहे हैं आपको। कासगंज चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में एक नया अपडेट निकल कर आ रहा है। उस हत्याकांड से जुड़े सभी 28 दोषियों को एनआईए की कोर्ट ने सजा सुनाई है। इस मामले में चंदन गुप्ता के माता पिता की कहीं ना कहीं इच्छा ये थी कि उन दोषियों को उम्र कैद की सजा ना होकर फांसी दी जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। 2018 का यह बेहद गर्म मामला, जिसमें 2025 की शुरुआत में एनआईए के द्वारा फैसला कर लिया गया है। एनआईए ने फैसला सुना दिया है 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तिरंगा लहराने को लेकर चंदन गुप्ता की हत्या की गई थी निर्मम तरीके से। और इसी खबर पे जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कासगंज से प्रशांत सोनी जुड़ चुके हैं। प्रशांत सोनी, कासगंज का क्या माहौल है इस वक्त? चंदन गुप्ता हत्याकांड में एक नया अपडेट आ गया है। एनआईए की तरफ से दोषियों को सजा सुना दी गई है उम्र कैद की। जी, आपको बता दूं कि चंदन गुप्ता हत्याकांड के जैसे ही चंदन गुप्ता के सभी 28 आरोपियों को दोषी पाया गया था, उसी तरीके से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया था। चंदन के घर के आसपास पीएससी तैनात की गई है। इसके साथ ही कासगंज में डीआईजी अलीगढ़ मंडल से खुद मौजूद यहाँ पर मौजूद है। आईएसपी कासगंज भी इस समय पूरे कासगंज में सर्च कर रही हैं, वह फ्लैग मार्च निकाल रही हैं। जी प्रशांत सोनी जी, क्या
आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 28 दोषियों को। चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में एक नया अपडेट सामने आ गया है। सीधा आपको गोरखपुर लेके चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जिला प्रशासन ने यहां पर पड़ी हुई इस जमीन को, जो आज बाबा राघव दास जी के नाम पर कुष्ठ सेवाश्रम संचालित होता था, उसकी इस लैंड को इस कार्य के लिए जो युवाओं को फिट रखने के लिए, सुनाने के लिए इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए लैंड उपलब्ध करवाई। और आप सब ने मुझे विधायक बनाया, तो मैंने विधायक निधि से 3 करोड़ रुपए इसके लिए दिया और बाकी पैसा गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने लगाया। और अब यह 5 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से यहां पर ये ट्रैक भी बन गया और ये सभी सुविधाएं, अलग अलग खेल की यहां पर इंडोर भी आउटडोर भी, ये सभी सुविधाएं यहां के युवाओं के लिए उपलब्ध हो चुकी हैं। इसका संचालन पीपीपी मोड पर होगा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण इसका ओवरऑल इसकी व्यवस्था का संचालन करेगा। और मैंने ये भी कहा है कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए लोग आते होंगे, तो उन लोगों को भी यहाँ पे एंट्री मिल सके, वे लोग भी यहाँ पे, इस मोहल्ले के लोग, अगल बगल के लोग यहाँ पे घूम फिर सकें, उनको भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर खेल और खेल संस्कृति ने एक नई जगह बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से, जहां एक नई खेल संस्कृति देश के अंदर दी, वहीं राज्य सरकार ने भी प्रदेश के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान प्रारंभ किए। खासतौर पर ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताएं, जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा से लेकर के विधानसभा स्तर पर, फिर जनपद स्तर पर तक की प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, हर उम्र हर लिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए उपलब्ध करवाने की एक व्यवस्था दे रही है। युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के माध्यम से गांव गांव में खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। हर गांव में खेल का मैदान हो, विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम हो और जनपद स्तर पर अच्छा स्टेडियम बने, इसके लिए भी सरकार पैसा उपलब्ध करा रही है, जमीन भी उपलब्ध करा रही है। गोरखपुर में हम लोग एक इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण भी करने जा रहे हैं। यानी ये सभी कुछ है। और मैं अभी देख के आया, यहाँ की शूटिंग रेंज बहुत अच्छी शूटिंग रेंज है। अभी तक गोरखपुर में शूटिंग रेंज नहीं थी। यहाँ का जो युवा उस क्षेत्र में कार्य करने का इच्छुक था, प्रशिक्षण लेने का इच्छुक था, उन सबको यहां से बाहर जाना होता था। कोई पटना जाता था, कोई दिल्ली जाता था, कोई लखनऊ जाता। लखनऊ में भी उस प्रकार की सुविधा पहले नहीं थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहाँ पे शूटिंग रेंज भी यहाँ पर खुल चुका है और जो संस्था इसको संचालन करेगी वह यहाँ पर उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करेगी, जिससे गोरखपुर के युवाओं को अच्छे प्रशिक्षकों के माध्यम से न केवल गोरखपुर बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं को स्पोर्ट्स के माध्यम से अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त होगा। आज स्पोर्ट्स अपने आप में एक बेहतरीन कैरियर का एक माध्यम है।
वैसे भी एक स्वस्थ जीवन दिनचर्या के लिए खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा कोरोना महामारी के दौरान कोरोना की चपेट में वे लोग ज्यादा आ पाए, या तो कोई बीमार रहा होगा, या बुजुर्ग है, या फिर जो आराम तलब ज्यादा रहते हैं, वे लोग ज्यादा उसकी चपेट में आए। अन्यथा जो मजदूरी करने वाले लोग थे, मेहनतकश लोग थे, कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो याद रखना, स्वस्थ जीवन दिनचर्या के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए परिश्रम अत्यंत आवश्यक है। मेहनत, खेलकूद उसमें एक माध्यम भी बनता है। कुछ न कुछ खेलकूद की गतिविधियों में हम सब जुड़े, और खेलकूद की गतिविधियों के साथ जुड़े। आप योगासन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक में आ सकते हैं, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, वॉलीबॉल है, कुश्ती है, जिम है, या फिर अन्य ऐसी गतिविधियों को। आज आपने देखा होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ है, 4 बड़े खिलाड़ियों को। और अर्जुन पुरस्कार एक ऐसे खिलाड़ी को प्राप्त हुआ है, ऐसे खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ, उनमें से एक ऐसे भी हैं जो पैरा ओलंपिक है। उन्हें 1970 के दशक में मेडल मिला था, और तब से लोग भूल गए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने याद किया, आज उन्हें अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। खेल रत्न पुरस्कार आपने देखे होंगे जिनको मिला है ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में। प्रवीण कुमार, गोरखपुर, आपके उत्तर प्रदेश का नौजवान लड़का है, दिव्यांग है, उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। एकल गेम में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को हम लोग 6 करोड़ रुपए की राशि नगद भी देते हैं। सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाले को 4 करोड़ रुपया देते हैं राज्य सरकार की तरफ से। कांस्य पदक जीतने वाले को 2 करोड़ रुपए देते हैं। टीम गेम में यह राशि 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ रुपए की हो जाती है। यानी इतने बड़े पैमाने पर हम पैसा भी उपलब्ध करवाते हैं। प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी को भी देते हैं। और ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो खिलाड़ी मेडल प्राप्त करते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो मेडल प्राप्त करते हैं, उनको हम सीधे सरकारी नौकरी भी देते हैं। याद करना, सरकारी नौकरी। अभी हम लोगों ने पिछले वर्ष 2022 के टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले जो खिलाड़ी थे, ललित उपाध्याय, उनको मैंने सीधे डिप्टी एसपी बनाया है उत्तर प्रदेश पुलिस में। उन्होंने हॉकी में मेडल जीता था भारत के लिए, हमने उन्हें सीधे डिप्टी एसपी बनाया है। राजकुमार पाल इस बार हॉकी टीम के सदस्य थे उत्तर प्रदेश से, उनको भी हम लोग डिप्टी एसपी का पद देने जा रहे हैं। 500 से अधिक खिलाड़ियों को अब तक हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में और उत्तर प्रदेश सरकार के अलग अलग विभागों में नौकरी दे चुके हैं। और इसलिए मैं कहूंगा कि खेलकूद की गतिविधियों में भाग लेना, इतनी अच्छी सुविधा आपको प्राप्त हो चुकी है। और जब ये उद्घाटन हो रहा था तो उस समय मैं देख रहा था, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी भी कह रहे थे कि वॉलीबॉल का मैं खिलाड़ी हूं, मेरे पास वॉलीबॉल की टीम है। कालीवाड़ी के बाबा भी कह रहे थे कि मैं हैवीवेट चैंपियन हूं। ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग खेल के साथ जुड़े हुए हैं। और भाटी बिहार के लोगों के लिए तो उनके घर में ही अब इतनी सुविधाएं प्राप्त हो चुकी हैं। मुझे विश्वास है कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण न केवल इस संस्थान को
इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बेहतरीन तरीके से आगे चलाएगा, बल्कि यहां के खिलाड़ियों की छोटी छोटी बातों को और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पीपीपी मोड पर संचालित होने वाली संस्था। अभी आप सुन रहे थे गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने दी कॉम्प्लेक्स को बड़ी सौगात दी है। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको पटना से बता रहे, जहां बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन बिहार बंद का आह्वान किया गया। बीपीएससी अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई है। 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो, लाठीचार्ज, दोषियों को सजा मिले। पप्पू यादव और प्रशांत किशोर ने छात्रों के समर्थन में आंदोलन किया। बीपीएससी में गड़बड़ी और छात्रों के खिलाफ लाठीचार्ज पर बड़ा प्रदर्शन। सत्तरवीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो, लाठीचार्ज, दोषियों को सजा मिले। पप्पू यादव और प्रशांत किशोर ने छात्रों के समर्थन में आंदोलन किया। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बीपीएससी अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई। 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो, लाठीचार्ज, दोषियों को सजा दी जाए। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का लगातार प्रदर्शन जारी है। बिहार बंद का आह्वान किया है प्रदर्शनकारियों ने। पटना से अहम जानकारी दे रहे हैं, बीपीएससी अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है। 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो, लाठीचार्ज, दोषियों को सजा मिले। बीपीएससी अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई है। पटना से अहम जानकारी दे रहे हैं आपको। पप्पू यादव और प्रशांत किशोर ने छात्रों के समर्थन में आंदोलन किया। बीपीएससी छात्रों का लगातार प्रदर्शन जारी है। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का बड़ा प्रदर्शन, दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है प्रदर्शनकारियों ने। साथ ही बिहार बंद करने का आह्वान किया है। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर आपको भोपाल से बताएं, जहां दिव्यांग जनों के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया गया है। 7 से 13 जनवरी तक विशेष शिविरों का आयोजन। दिव्यांगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रदान करेगा अभियान। दिव्यांगों के लिए जिले में सीएम जन कल्याण अभियान शुरू किया गया है। 7 से 13 जनवरी तक कई स्थानों पर दिव्यांग शिविरों का आयोजन किया गया है। 7 स्थानों पर दिव्यांगों के लिए शिविर लगाए जाएंगे। शिविर में कृत्रिम अंग वितरण की होगी सुविधा। सात से 13 जनवरी तक कई स्थानों पर दिव्यांग शिविरों का आयोजन किया जाएगा। 7 स्थानों पर दिव्यांगों के लिए शिविर लगाए जाएंगे। शिविर में कृत्रिम अंग वितरण की भी सुविधा होगी। भोपाल से अहम खबर आपको दे रहे, दिव्यांगजनों के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। 7 से 13 जनवरी तक विशेष शिविर का आयोजन होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रतलाम शहर को स्वच्छ बनाने के लिए महापौर प्रहलाद पटेल द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। महापौर ने शहर काजी अहमद अली से मुलाकात कर शहरवासियों में स्वच्छता जागरूकता लाने के लिए नमाज के बाद मस्जिदों से स्वच्छता की अपील करने की सलाह दी है। महापौर ने कहा है कि नगर निगम अपने कार्यों को कर रहा है, लेकिन नागरिकों का सहयोग आवश्यक है। काजी अहमद अली ने महापौर को भरोसा दिलाया है कि मस्जिदों में स्वच्छता के संदेश के साथ जन जागृति लाने की पूरी कोशिश की जाएगी।
गाजी साहब से आज मैं स्वच्छता का जो मिशन हम लेकर चल रहे हैं उस विषय में मिलने आया था कि समाज के लोग माननीय काजी साहब की बात मानते हैं। तो मैं 2-3 दिन से सोच रहा था कि मैं काजी साहब से मिलूंगा और उनसे अपील करवाऊंगा समाज के लिए कि कचरा घरों का बाहर ना फेंके, नालियों में ना फेंके, नालों में ना फेंके। स्वच्छता बनाए रखना हमारा परम धर्म है। जिस तरह हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं उसी तरह माँ धरती को गंदा करना गलत है, ये भी हमारे लिए प्रार्थना लायक है। तो काजी साहब ने पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि वो समाज को अपनी तरफ से व्हाट्सएप भी करेंगे, पत्र भी लिखेंगे और मस्जिद से जो सुबह अजान होती है उसके बाद उसमें डेली समाज को संदेश देंगे स्वच्छता के लिए। महापौर साहब तशरीफ लाए थे और बहुत कुछ उन्होंने बोला है साफ़ सफाई के लिए भी, या कि पूरा अपने रतलाम एक जो है कि एक सोने की चिड़िया जो पहले थी इसी तरीके से वो अब हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो और सफाई के लिए ख़ासकर उन्होंने ये बोला है कि मैं उनसे वादा भी किया है कि इंशाल्लाह मैं मस्जिद में भी बोल दूंगा तो वहाँ से भी वो ऐलान हो जाएगा और मैं अपने व्हाट्सएप में भी डाल दूंगा ताकि पूरे शहर के अंदर ये मैसेज पहुँच जाए कि भाई अभियान जो चलाया गया है ये सही है और जो कचरा फेंकना है वो एक डस्टबिन में रख कर जब उसकी गाड़ी आती है उस गाड़ी के अंदर डालें। की बात में बात करेंगे पीथमपुर से, जहां महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर प्रदर्शन के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। अचानक से नारेबाजी करती भीड़ में युवक ने कचरे के विरोध में आग लगाई। आग लगने से 2 लोग झुलस गए। पुलिस ने तुरंत आग पर काबू पाया और दोनों युवकों को इलाज के लिए अस्पताल ले गए हैं। वहीं पुलिस ने आइसर चौराहे पर इकट्ठा हुई भीड़ को खदेड़ा और नहीं मानने पर लाठियां भी मारी। सांवरिया मंदिर चौराहे पर पुलिस ने भीड़ को रोका और एएसपी इंद्रजीत बाकलवार माइक लेकर समझा रहे थे। पुलिस ने काबू पाकर चौराहे पे लाठीचार्ज भी की। पीथमपुर में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठियां बांधी। युवक ने कचरे के विरोध में आग लगाई थी और इस दौरान 2 युवक घायल भी हो गए जिन्हें अस्पताल भेजा गया। पीथमपुर का पूरा मामला ये बताया जा रहा है जहां कचरे के विरोध में आग लगाई और इस आग से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें अस्पताल भेजा गया। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको जबलपुर से बता रहे हैं जहां गोरा बाजार चौराहा में तेज रफ्तार कार ने लापरवाही से बाइक सवार को टक्कर मार दी है। कार के टकराने से बाइक सवार सड़क पर ही गिर गया। हादसे के बाद कार चालक बाजार की ओर तेजी से भाग गया जिससे एक महिला जो सब्जी खरीद रही थी रौंदी गई और मौके में पर ही उसकी मौत हो गई है। इसके बाद कार स्कूल के गेट से टकराते हुए रुक गई। कार में सवार दोनों युवक शराब के नशे में थे जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद गोरा बाजार क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। हम लोग मेन रोड पे तो सब मित्र लोग चाय पी रहे थे तो उधर पे एक व्यक्ति को इस गाड़ी वाले ने मारा। उसके बाद ये हमारे क्षेत्र के अंदर भागा। यहाँ पर सब्जी ले रही थी हमारे बाजार की हमारी चाची जी हैं रजक परिवार की दुर्गी भाई, वो सब्जी ले रही थी। उस सब्जी वाले को भेड़ के और सीधा स्कूल में जाके भिड़ गया और उनका स्पार्ट में अंदर शांत हो गई है और जिसमें वो दोनों दारू पिए हुए हैं और इतनी तेज में रहे कि वो अगर स्कूल भी चालू रहता तो और हादसा होता और बीच में जो भी आता तो सबको लोग मार देते हैं। एक कार ने जो बाइक सवार को पहले टक्कर मारी जो मंडला रोड में थे और उनको जैसी टक्कर मारी हम लोगों ने आवाज़ दिया कि भैया गाड़ी रोक, लेकिन उन्होंने तेज़ गति से गाड़ी वाटर बॉक्स रोड गोरा बाजार के अंदर घुसेड़ दी और उधर में एक माताराम सब्जी ले रही थी। सब्जी वाले को ठेले को मारा और वो माताराम को गाड़ी लगी और वो माताराम स्पॉट में शायद ख़त्म हो गई।
रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर आपको हरियाणा से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयोजित प्री बजट कंसल्टेशन बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े प्रतिनिधियों ने आगामी बजट के लिए अपने सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने आगामी बजट में दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ साथ वर्तमान आवश्यकताओं पर भी ध्यान देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि उद्योग, कृषि, शिक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को प्राथमिकता देने की बात कही और आगे कहा कि समाज के सभी वर्गों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया जाएगा। उसका वजन किसान के ऊपर पड़ा है। आदरणीय मोदी जी ने कल भी बैठक करके जो डीएपी और यूरिया के दाम बढ़े थे पिछले दिनों, पीछे भी सब्सिडी दी थी और कल भी 38,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया है। हम स्वागत करते हैं। इसका हमारे किसानों को बड़ा लाभ वो मिलेगा। उनके ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ेगा, उसके खर्चे कम होंगे, उसकी इनकम बढ़ेगी, उसकी पैदावार ज़्यादा होगी। और ये चिंता अगर कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति ही चिंता कर सकता है कि हमारा किसान सशक्त और मजबूत होना चाहिए। अगली खबर आपको संभल से बता रहे हैं, जहां अधिवक्ता हत्या मामले में पुलिस ने नया खुलासा किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 4 लाख रुपए में हुआ था कत्ल का सौदा। आरोपियों को कब्जे से अवैध शस्त्र भी किए गए हैं बरामद। अधिवक्ता की दिन दहाड़े गोली मारकर की गई थी हत्या। 1500 सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद दबोचे गए आरोपी। आरोपियों को कब्जे से अवैध शस्त्र भी बरामद किए गए हैं। 4 लाख रुपए में हुआ था कत्ल का सौदा। संभल से अहम खबर आपको बता रहे हैं, आरोपियों के कब्जे से अवैध शस्त्र भी बरामद कर लिए गए हैं। अधिवक्ता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। संभल से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें 1500 सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद आरोपी दबोचे गए हैं। अधिवक्ता हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से कुछ अवैध शस्त्र भी बरामद किए गए हैं। 9:15 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की अज्ञात बाइक पर सवार 2 लड़कों द्वारा गोली मार के हत्या कर दी है। पुलिस की टीम तुरंत मौके पे पहुंची और उन्होंने घटनाक्रम विजिट करने के बाद पता चला कि 2 शूटर हैं, वो आए हैं और उन्होंने गोली मार के हत्या की है। पुलिस द्वारा तुरंत कई टीमें बनाकर सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए और मृतक द्वारा मरने से पहले दिए गए बयानों के आधार पे विभिन्न डायरेक्शंस में जांच है वो शुरू की। कुछ समय बाद में ये सीसीटीवी पता करने में पता चला कि अलीगढ़ की तरफ से कुछ लोग आए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां यूपी में मेडिकल पीजी की बढ़ी 353 सीटें। सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों को मिलेंगे विशेषज्ञ चिकित्सक। अयोध्या, बहराइच, बस्ती, देवरिया, फिरोजाबाद में बढ़ी हैं सीटें। जौनपुर, शाहजहांपुर, ग्रेटर नोएडा, अंबेडकर नगर में बढ़ी हैं सीटें। बदायूं, आजमगढ़, बांदा, जालौन, कन्नौज, कानपुर में बढ़ी हैं सीटें। वहीं झांसी, प्रयागराज के सरकारी कॉलेज में भी बढ़ी हैं सीटें। अयोध्या, बहराइच, बस्ती, देवरिया, फिरोजाबाद में बढ़ाई गई सीटें। जौनपुर, शाहजहांपुर, ग्रेटर नोएडा, अंबेडकर नगर में भी बढ़ी हैं सीटें। अगली खबर आपको राजधानी लखनऊ से ही बता रहे हैं, जहां सामूहिक हत्याकांड का मामला, इसमें नया अपडेट आ गया है। अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाने के बाद लखनऊ में ठहरा था परिवार। खमन पीर मजार दिखाने के बहाने लखनऊ लाया था अरशद परिवार को। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंगलवार को चारबाग के खमन पीर मजार पर चढ़ाई थी चादर। खमन पीर को चादर चढ़ाई, फिर किया था रात में परिवार का कत्ल। तय योजना के तहत पिता के साथ मिलकर अरशद ने किया कत्ल की वारदात को अंजाम। पुलिस की पूछताछ के दौरान खोले आरोपी अरशद ने कई राज। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की।
तय योजना के तहत पिता के साथ मिलकर अरशद ने कत्ल की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस की पूछताछ के दौरान खोले आरोपी ने कई राज। लखनऊ में सामूहिक हत्याकांड मामले में नया अपडेट निकल कर आ रहा है सामने। अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाने के बाद लखनऊ में ठहरा था ये परिवार। मंगलवार को चारबाग के खमन पीर मजार पर चढ़ाई थी चादर। अगली खबर भी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां उच्च न्यायालय का बड़ा आदेश। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की गिरफ्तारी पर लगी है रोक। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा ने किया उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत। सपा सांसद की गिरफ्तारी पर लगा दी गई है रोक। संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को राहत। फखरुल हसन चंद का बयान सामने आ रहा है। उच्च न्यायालय के फैसले से सपा को न्याय की उम्मीद। लखनऊ से बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, संभल हिंसा मामले में सपा सांसद बर्क को राहत। फखरुल हसन चंद का बयान सामने आ रहा है। कहा उच्च न्यायालय के फैसले से सपा को न्याय की उम्मीद है। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, उच्च न्यायालय का बड़ा आदेश। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। देश की बात में बात करेंगे प्रयागराज की, जहां संभल सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से जुड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। यूपी के संभल हिंसा मामले में सपा सांसद को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। अदालत ने बर्क की एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। सांसद बर्क को पुलिस की जांच में सहयोग करना होगा, हाईकोर्ट का आदेश आया है सामने। हाईकोर्ट ने कहा फिलहाल बर्क की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। संभल पुलिस ने मामले में सांसद बर्क को भी आरोपी बनाया है। अदालत ने बर्क की एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। सांसद बर्क को बड़ा झटका मिला है। हाईकोर्ट ने फिलहाल बर्क की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। संभल पुलिस ने मामले में सांसद बर्क को आरोपी बनाया है। प्रयागराज से अहम खबर आपको बता रहे हैं, संभल सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। यूपी के संभल हिंसा मामले में सपा सांसद को हाईकोर्ट से मिला बड़ा झटका। अदालत ने बर्क की एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। प्रयागराज से अहम खबर आपको बता रहे हैं, अदालत ने बर्क की एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी है। प्रयागराज से अहम खबर आपको बता रहे हैं, संभल सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की याचिका खारिज कर दी है हाईकोर्ट ने। अदालत ने बर्क की एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रईस अलवी जुड़ चुके हैं। रईस अलवी, जैसा कि जियाउर रहमान बर्क मामले में नया अपडेट निकल कर आ गया है, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। रईस अलवी जी, देखिए मैं आपको बताऊंगा, जिस तरह से जियाउर रहमान सांसद पर जिस तरह से एक मुश्किल पर मुश्किल सामने लगातार आती रही है, जिस तरह से संभल हिंसा हुई थी सर्दी के दौरान और हिंसा के बाद जिस तरह से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, एफआईआर के बाद जो बिजली की एफआईआर दर्ज की गई थी, लगातार उनके पास जो लगातार उन पर परेशानी लगातार संवाद टूट रहा है। तो उसी कड़ी में जो है जियाउर रहमान सांसद जो है हाईकोर्ट का जो दरवाजा खटखटाया था और निर्णय लिया था कि हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें राहत
नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से हाईकोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से संभल हिंसा हुई थी और हिंसा में उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा है, हाईकोर्ट ने FIR खारिज करने के ठुकरा दिया गया है और कहा है FIR आपकी ऐसी बनी रहेगी, लेकिन गिरफ्तारी पर आपकी रोक लगा दी गई है, गिरफ्तारी आपकी नहीं होगी। साथ ही साथ जिस तरह से संभल हिंसा हुई थी तो संभल हिंसा को देखते हुए उन्होंने कहा है कि संभल हिंसा को देखते हुए पुलिस का आप सहयोग करेंगे और जिस तरह से जिन लोगों ने पथराव किया है, पुलिस ने लाठीचार्ज की है, जिस तरह से जो तथ्य सामने निकल गया उनके आप सहयोग करोगे और किसी प्रकार की कोई अफवाह पर या और किसी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। इस तरह से जो कोर्ट ने ध्यान दिए है, लेकिन देखा जा रहा है राजनीति करवा रही है। इस तरह से एक सांसद जी को कोर्ट से हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है तो कहीं ना कहीं जिया रहमान सांसद जी को एक परेशानी का और एक नई कड़ी सामने आ गई है। जी रईस अलवी जी, बहुत उम्मीदें लगा रखे होंगे वर्क ने, लेकिन चूंकि SC की तरफ से खारिज कर दिया गया तो क्या सपा की तरफ से कोई जवाब इधर आ रहा है कि उनका इस पे क्या रिएक्शन निकल कर आ रहा है? देखिए, जिस तरह से हिंसा हुई थी हिंसा को देखते हुए जिया रहमान का साफ तौर पर एक ही निशाना था कि वो हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा। और उन्होंने ये कहा था कि हाई कोर्ट से जिस तरह से 24 नवंबर को हिंसा हुई थी इसके दौरान तो उन्होंने सारे जो मुकदमे कहा था कि मुकदमे हम पे झूठे लगाए गए हैं और हमें फंसाया गया है, तो उन्होंने जो है हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और हाई कोर्ट गए थे, लेकिन उन्हें भी हाई कोर्ट से उन्हें इस बात की राहत नहीं मिली। और आगे देखते हुए जिस तरह से उन्हें वहां की FIR रद्द करने की उन्होंने मांग की कि FIR मेरे ऊपर लगाई गई है, FIR फर्जी है, उन्होंने रद्द किया है, लेकिन FIR उनकी रद्द नहीं हुई, उनकी क्या थी वो खारिज कर दी गई है और उन पर गिरफ्तारी की रोक लगा दी गई। जिस तरह से हमने कई सपा के या के नेता है उनसे हमें जानना चाहा, उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन कोई भी सपा का नेता जो है अब जो कैमरे के सामने बोलने से बच रहा है और कह रहा है कि अब भी हमें कोर्ट पर विश्वास है। जी रईस अलवी जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रयागराज से अहम खबर आपको बता रहे थे, संभल हिंसा मामले में सांसद वर्ग को आरोपी बनाया गया है। बात करेंगे चंदन को इंसाफ। बड़ी खबर आपको कासगंज से बता रहे हैं। कासगंज चंदन गुप्ता हत्या कांड मामले में नया अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। सभी 28 दोषियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। NIA के स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई है। 2018 के इस मामले में 2025 में अब NIA के स्पेशल कोर्ट ने सजा सुना दी है। सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले से 2018 में कासगंज पूरी तरीके से जल उठा था। कासगंज का माहौल पूरा हिंसक बन चुका था और उस मामले में अब 2025 में जाकर फैसला सामने आया है। NIA के स्पेशल कोर्ट ने सभी दोषियों को 28 दोषियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है उम्र कैद की। बता दें, कासगंज में चंदन गुप्ता हत्याकांड 2018 में चंदन गुप्ता ने तिरंगा फहराने को लेकर ये पूरी हत्या की गई थी। मामला गर्म हो गया था, पूरा कासगंज जल रहा था। जीवन का सजा दी गई है और तिरंगे के अपमान में 3 वर्ष की सजा है सभी को और सबको जो है कॉमन सजाएं दी गई हैं। मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो आजीवन कारावास है। सलीम को क्या दिया गया? मुख्य अभियुक्त जिसको कहा गया था उसने गोली मारी, उसको भी आजीवन कारावास का सजा है। कठोर कारावास है। कठोर में उससे काम लिया जाएगा और क्या? हाँ, काम लिया जाएगा। हाँ, साश्रम सभी लोगों को दिया गया है। हाँ, और जो पीड़ित पक्षों के लिए DLSA के लिए लिखा गया है और जो 2 लोग बचे हैं उनके लिए जो है अभी हम लोग निर्णय आ जाए उसको अभी पढ़ेंगे और उसके बाद जो है इस पर अपील करेगी शासन। परिजनों के बारे में तो हम नहीं बता सकते, शासन जाएगा, अभियोजन जाएगा। एक तो अजरुद्दीन है, एक नाम और कोई और, एक नाम कोई और है। 2 लोग हैं। क्या सुनवाई रही आज किस तरह से, कैसे? कुछ नहीं, सेंटेंस पे जो सुना गया, हम लोगों ने मृत्युदंड की डिमांड की, लेकिन उधर से आजीवन कारावास जो है घोषित किया गया।
हमारे ही देश में मेरे भाई की निर्मम हत्या की गई। आज दोषियों को माननीय न्यायालय ने सख्त सजा सुनाई है, जिससे हम संतुष्ट हैं और आगे भी हम इसको हाई कोर्ट में अपील करेंगे और जो मुख्य आरोपी है उसके लिए फांसी की सजा की मांग करेंगे और जो 2 छूट गए हैं उनके लिए भी हम अपील डालेंगे हाई कोर्ट में। देश की बात में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।